स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड और प्री बीएड के लिए इम्पॉर्टेंट विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। सिलेबस आपको पता होगा दोस्तों, 10 प्रश्न अंग्रेजी से आता है, 10 हिंदी से, 20 जीके से, 20 रीजनिंग से, 20 आपका शिक्षण अभिरुचि से, और जो 20 प्रश्न होता है वो मैथ्स भी होता है आपका। 20 प्रश्न मैथ्स, 20 साइंस और 20 एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। इसका आप चयन कर सकते हैं। तीनों विषय में से किसी एक का चयन करके आप बना सकते हैं। तो जो साइंस वाले होते हैं वो तो साइंस का ही चयन करते हैं, लेकिन आप सामाजिक विज्ञान के हैं या मैथ्स वाले हैं और विज्ञान चयन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए खास रहेगा क्योंकि हम जो है इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण विज्ञान का प्रश्न कराएंगे। इससे पहले हमने विज्ञान का 5 जो है वीडियो अपलोड कर चुका है, मतलब 5 क्लास हो चुका है 2025 के लिए, लेकिन हम 2024 में भी कराए थे, वो वीडियो आप भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप भी पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड पीएड की तैयारी कर रहे हैं तो। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है कोशिका विज्ञान, उद विकास, आनुवंशिकी या शारीरिकी। बताइए वंशागति से या वंशागतिकी से। आपको पता ही होगा दोस्तों ये आनुवंशिकी से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा है? मॉर्गन, मेंडल, बेटसन या जोहानसन। बताइए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बेटसन। याद रखिएगा आनुवंशिकी के जनक मेंडल है, ग्रेगरी जॉन मेंडल, लेकिन आनुवंशिकता जो शब्द है किसने दिया है? बेटसन ने दिया है। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? मेंडल, कॉरेंस, मूलर या बेटसन। आनुवंशिकी कहा गया है आनुवंशिकता के विज्ञान को, तो ये कहा गया है दोस्तों बेटसन द्वारा। ऑप्शन डी इसमें भी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो ड्यूवरीज या ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकी के जनक अभी देखा हमने, आनुवंशिकी के जनक कौन है दोस्तों? ये है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे ग्रेगरी जॉन मेंडल भी कह देते हैं, और ग्रेगर भी। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो हम शिक्षण अभिरुचि करा रहे हैं सीजी व्यापम मतलब व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएड के लिए शिक्षण अभिरुचि या जीके भी, वो पंडित सुंदरलाल शर्मा में ही काम आएगा जितना है सभी। ये नहीं कि इसका अलग सिलेबस है, अलग सिलेबस है। आप सिलेबस जाकर देख लीजिएगा, सभी समान हैं, प्रश्न भी वैसा ही आता है। साइंस का आप देखेंगे तो भी प्रश्न अच्छा रहता है, आसान सा। सामाजिक विज्ञान का जाएंगे तो हम जो अभी जीके करा रहे हैं संविधान का और बाकी सभी का, वो सामाजिक विज्ञान में पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी तो समान ही रहेगा। शिक्षण अभिरुचि भी वही रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप शिक्षण अभिरुचि भी हमारे चैनल से पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट ही है। पांचवा प्रश्न देखिए, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम या राइबोसोम। बताइए आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो देखिए आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है दोस्तों क्रोमोसोम में। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है दोस्तों? वाल्डेयर ने, वाटसन ने, क्रिक ने या जोहानसन ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जोहानसन। सातवां प्रश्न ध्यान से देखिए, वंशागतिकी की इकाई है फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन या इनमें से कोई नहीं। वंशागतिकी की इकाई राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जीन, इसमें राइट आंसर रहेगा। आठवां प्रश्न, मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया है? चिकन पी, पिजन पी, गार्डन पी या जंगली मटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया है? तो आठवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गार्डन पी पर, याद रखिएगा। नौवां प्रश्न ध्यान से देखिए, बारबेरा मैक्लिनटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मटर, मक्का, गेहूं या चावल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मक्का। 10वां प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? कोशिका सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत, आनुवंशिकता के सिद्धांत या नियम, उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी।
तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आनुवंशिकता के नियम के लिए, जो ग्रेगरी जॉन मेंडल है वो प्रसिद्ध हैं। 11वां प्रश्न, मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। बताइए किससे संबंध स्थापित करते हैं। चलिए हम राइट आंसर ही बताते हैं सीधा आपको इसमें। तो ये संबंध स्थापित करते हैं आपके पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन और प्रभाविता के और अप्रभाविता के नियम से। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेंडल से संबंधित एक प्रश्न आपके साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ लिया जाता है। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है स्वतंत्र अपव्यूहन, प्रभाविता, युग्मकों की शुद्धता या सहलग्नता। मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सहलग्नता। 13 नंबर प्रश्न, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि वे सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, इनमें विपर्यायी लक्षण थे, इनका आर्थिक महत्व अधिक है। बताइए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी, इनमें विपर्यायी लक्षण अधिक थे दोस्तों, इसी कारण से इसका चयन मेंडल ने किया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मोनो हाइब्रिड अनुपात होता है 9:3:3:1, 3:1, 1:1 या 2:1। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा सही रहेगा? मोनो हाइब्रिड अनुपात होता है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा? तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 3:1 होता है दोस्तों। जीन्स बने होते हैं डीएनए के, आरएनए के, डीएनए तथा आरएनए के या प्रोटीन्स के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीन्स किसके बने होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, डीएनए के। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 16 नंबर, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कॉर्नबर्ग, ओकोवा, डॉक्टर खुराना या नीरेनबर्ग। तो सभी साथी इसका राइट आंसर आप कमेंट कर देंगे। 16 नंबर का राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट करेंगे, बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है। बताइए स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय क्या है? तो देखिए एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना, यही है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था। बताइए। तो देखिए सफलता का मुख्य कारण था उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनमें विपर्यायी लक्षण मौजूद थे। अब देखिए दोस्तों कोशिका से संबंधित प्रश्न, इससे पहले जो हम जितने भी प्रश्न देखे वो था आपके प्लांट जेनेटिक्स से। अब देखेंगे हम साइटोलॉजी से, मतलब कोशिका विज्ञान से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और कोशिका से प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न देखिए इसमें, सेल का नाम जीव वैज्ञानिक ने, किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया है? मतलब सेल नाम किसने दिया है? फ्लेमिंग ने, लुवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने या ब्राउन ने? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने। और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कमेंट में दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की है और कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की है? दूसरा प्रश्न देखिए, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चारों ऑप्शन पढ़कर जरूर आंसर लगाइए। तो देखिए कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है ये। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता पाई जाती है, ये भी है। सभी देह ऊतकों में से एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। देखिए सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती, अलग अलग होती है, यही असत्य कथन है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? बताइए, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका या लाल रक्त कणिका? सबसे छोटी कोशिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका है आपका माइकोप्लाज्मा। चौथा प्रश्न देखिए,
जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जॉन रे या ने हैचिंसन ने? जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुरकिंजे ने। 5वां प्रश्न, प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? हेनरी, लैमार्क, हक्सले या ट्रेविरेनस? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है दोस्तों हक्सले का। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 6वां प्रश्न देखिए, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य का, केवल कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का, केवल केंद्रक द्रव्य का, या कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों का? बताइए, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, किसका बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है, विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या सेंट्रियोल? देखिए, जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है सेंट्रियोल। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड है विज्ञान का, उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कोई भी पीरियड दिला रहे हैं, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट ही रहेगा प्रश्न। साथ ही साथ आगामी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक जैसे एग्ज़ाम में फॉर्म डालें हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है दोस्तों? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जी का है? सबसे बड़ा कोशिकांग है कोशिका का अंग, तो यह है दोस्तों आपके प्लास्टिड। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ये कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंतःप्रदेवी जलिका? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दोस्तों कमेंट में बताइएगा, क्या जीवाणुओं में मतलब बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाया जाता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या अपारगम्य? कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है। तो देखिए ये होती है दोस्तों आपका पारगम्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कोशिका भित्ति के संरचनात्मक घटक कौन सा है? मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस या कैल्शियम? कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक, तो देखिए ये है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम का बना होता है। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कोशिका झिल्ली या झिल्ली जो है, इसका जो है कोशिकाओं को एक आकार प्रदान करता है, निश्चित आकार। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा। 13 नंबर प्रश्न, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं या उपयुक्त सभी? बताइए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे कोशिका भित्ति ये जंतुओं में नहीं पाया जाता। लवक मतलब जो प्लास्टिड है वो कोशिका में, पादप कोशिका में पाया जाता है। रिक्तिकाएं ये भी पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इस आधार पर उसमें सही उत्तर रहेगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अल्टमैन ने, डी डुवे ने, पैलेट ने या टी बोवेरी ने? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों अल्टमैन ने किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है दोस्तों? बताइए।
किसको कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गोल्जी काय को, न्यूक्लियोलस को, राइबोसोम को या माइटोकॉन्ड्रिया को? तो राइट आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न का इसका भी बहुत ही आसान से इसका जवाब है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट प्रश्न विज्ञान का, आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर हम पंडित सुंदरलाल शर्मा को देखकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस बार जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था 2024 में बहुत ही आसान प्रश्न आया था, लेकिन जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे तब तक जो है आपको द्विधा रहता है, डाउट रहता है कि कौन सा आंसर रहेगा। इसलिए ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। हम पुराना जितना भी वीडियो है सभी देख लीजिएगा, और शिक्षण अभिरुचि की तैयारी तो आप इसी से कर सकते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।